नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं पश्चिमी दर्शन की एक बहुत ही अहम, बल्कि कह सकते हैं कि बुनियादी किताब में, प्लेटो की रिपब्लिक। हाँ बिल्कुल। एक ऐसी किताब जिसने सदियों से सोचने वालों को प्रभावित किया है। हमारे पास इसके कुछ अनुवादों और परिचयों के हिस्से हैं और इनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्लेटो न्याय, एक आदर्श समाज और हाँ, इंसान की आत्मा के बारे में क्या सोच रहे थे। कोशिश रहेगी कि उनके विचारों की तह तक जाया जाए। तो कहानी की शुरुआत बड़ी दिलचस्प जगह होती है, एथेंस का बंदरगाह पिरायस। हाँ, पिरायस। सुकरात वहां एक त्योहार के लिए गए हैं और कुछ लोगों से मिलते हैं और बस वहीं से वो बातचीत शुरू होती है जो कहां से कहां पहुंच जाती है। बिल्कुल। एक साधारण सी मुलाकात से शुरू होकर फिलॉसफी की गहराइयों तक। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब एथेंस खुद एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा था, मतलब जंग, राजनीति में उठापटक, हिंसा। हाँ, बहुत उथल-पुथल थी। और ऐसे माहौल में एक दार्शनिक एक आदर्श समाज की बात कर रहा है, ये अपने आप में एक पहेली जैसा लगता है। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। प्लेटो जिस दौर में लिख रहे थे वो एथेंस के लिए बल्कि पूरे ग्रीस के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त था। हाँ, वो पेलोपोनेशियन वॉर की बात कर रहे हैं आप। हाँ भाई। एथेंस और स्पार्टा के बीच जो लंबी जंग चली उसने यूनानी शहर राज्यों को बिल्कुल बांट दिया था। अच्छा। शहरों के अंदर भी गुटबाजी जोरों पर थी। कहीं लोकतंत्र वाले एथेंस से मदद मांग रहे थे तो कहीं अमीर कुलीन वर्ग वाले स्पार्टा की तरफ देख रहे थे। मतलब समाज बटा हुआ था पूरी तरह। और सिर्फ राजनीतिक तौर पर ही नहीं, अमीर और गरीब के बीच की खाई भी बहुत गहरी होती जा रही थी। और इसी माहौल में एथेंस में कुछ समय के लिए वो 30 टायरेंट्स का शासन आया था। 30 तानाशाह। हाँ, सुना है, बड़ा क्रूर शासन था वो। बहुत क्रूर। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें प्लेटो के कुछ रिश्तेदार भी थे, जैसे क्रिटियस और चारमाइडस। अच्छा, प्लेटो के रिश्तेदार। हाँ। उन्होंने स्पार्टा के मॉडल पर मतलब एक तरह से शासन करने की कोशिश की। नागरिकों से हथियार छीन लिए, बाहर से आए लोगों, आप्रवासियों को निशाना बनाया। और उनका कहना क्या था? मतलब क्यों कर रहे थे ये सब? वो दावा करते थे कि शहर को अन्यायी या बुरे लोगों से साफ कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। ओह। जब बाद में लोकतंत्र वापस आया तो सुकरात पर भी शक की सुई घूमी, क्योंकि वो क्रिटियस जैसों के साथ उठते बैठते देखे जाते थे। तो इसका मतलब प्लेटो ने अपनी आंखों से देखा था कि लोकतंत्र भी बिगड़ सकता है और तानाशाही तो खैर बुरी होती ही है। बिल्कुल, दोनों के चरम और बुरे रूप उन्होंने देखे थे। शायद इसीलिए वो किसी भी मौजूदा सिस्टम से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। तो ये जो चर्चा पिरायस में शुरू होती है, पुलेमार्कस के घर पर, कौन-कौन लोग थे वहां? माहौल कैसा था? पिरायस उस वक्त एथेंस का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। बड़ा बंदरगाह, व्यापार का केंद्र, बाहर से आकर बसे लोगों की काफी आबादी थी वहां। और हाँ, लोकतंत्र का गढ़ भी माना जाता था। अच्छा। तो चर्चा हो रही थी पुलेमार्कस के घर पर। जाहिर है सुकरात तो थे ही जो अपने सवालों से पूरी बातचीत को दिशा दे रहे थे। सुकरात का अंदाज ही वही था। हाँ। फिर प्लेटो के 2 भाई भी थे, ग्लॉकॉन और एडिमांटिस। ये बहुत अहम किरदार हैं रिपब्लिक में, जो बाद में बहस को और गहरा बनाते हैं। ओके। मेजबान थे पोलेमार्कस और उनके पिता सेफिलिस। सेफिलिस काफी बुजुर्ग और अमीर व्यक्ति थे जो बाहर से आकर पिरायस में बसे थे। और एक वो थ्रेसिमेकिस भी थे ना? उनका नाम थोड़ा अलग सा है। हाँ, थ्रेसिमेकिस। वो एक सोफिस्ट थे। सोफिस्ट उस जमाने के जाने माने टीचर होते थे जो पैसे लेकर तर्क करना, भाषण देना सिखाते थे। और थ्रेसिमेकिस न्याय को लेकर बड़े तीखे, कह सकते हैं कि चुनौती भरे विचार रखते थे। तो बातचीत शुरू होती है सेफालिस से, जो घर के बुजुर्ग हैं। हाँ, सुकरात उनसे पूछते हैं कि बुढ़ापे के बारे में उनका क्या अनुभव है। और सेफालिस कहते हैं कि बुढ़ापे में दौलत का बड़ा सहारा है, इसलिए नहीं कि उससे ऐश्वर्य मिलता है, बल्कि इसलिए कि आपने किसी का कर्ज तो नहीं रखा, न देवताओं का न इंसानों का। अगर कर्ज चुका दिया है तो मरने के बाद सजा का डर नहीं रहता। उनके लिए न्याय का मतलब बहुत सीधा सा था, सच बोलो और अपना उधार चुका दो। बिल्कुल, एक बहुत ही प्रैक्टिकल लेन देन वाला हिसाब। लेकिन सुकरात कहाँ मानने वाले थे? हाँ, वो तो सवाल उठाते ही हैं। वो कहते हैं, अच्छा, क्या हमेशा सच बोलना या हमेशा उधार चुकाना ही न्याय है? मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो आपको अपना हथियार देकर गया था। अब वो थोड़ा दिमागी तौर पे ठीक नहीं है और आपसे अपना हथियार वापस मांग रहा है, तो क्या उसे वो हथियार लौटा देना न्याय होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो खतरनाक हो सकता है। एग्जैक्टली। तो सिफालिस का नियम यहाँ काम नहीं करता। यहीं से फिर पोलेमार्कस, उनके बेटे, बहस में आते हैं। और पोलेमार्कस क्या कहते हैं? वो अपने पिता की बात को थोड़ा बदलते हैं। वो एक आम धारणा रखते हैं जो उस समय काफी चलती थी, न्याय है दोस्तों की मदद करना और दुश्मनों को नुकसान पहुंचाना। ये तो बहुत कॉमन विचार लगता है, आज भी शायद कुछ लोग ऐसा सोचते हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन सुकरात इसको भी बारीकी से देखते हैं।
वो क्या सवाल उठाते हैं इस पर? पहला सवाल, क्या हम हमेशा सही सही पहचान पाते हैं कि कौन हमारा दोस्त है और कौन दुश्मन? हो सकता है हम जिसे दोस्त समझ रहे हों वो असल में बुरा हो और जिसे दुश्मन वो अच्छा हो। हाँ, ये गलती तो हो सकती है। और दूसरा, जो ज्यादा गहरा सवाल है, क्या किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी का बुरा करना कभी भी न्याय हो सकता है? सुकरात पूछते हैं, अगर आप किसी घोड़े को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो घोड़ा बेहतर बनता है या बुरा? बुरा बनता है, जाहिर है। और अगर किसी इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं तो क्या वो इंसान अपनी अच्छाई में, अपने सद्गुण में बेहतर बनेगा या और बुरा हो जाएगा? और बुरा ही बनेगा शायद। तो फिर न्याय, जो कि एक अच्छाई या सद्गुण माना जाता है, वो किसी को और बुरा कैसे बना सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। पॉलेमार्कस क्या जवाब देते हैं इसका? पॉलेमार्कस के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं होता, वो उलझ जाते हैं। और यहीं पर थ्रेसिमिकस, जो शायद अब तक ये सब सुनकर पक रहे थे, वो एकदम से बहस में कूद पड़ते हैं। अच्छा, अब उनकी बारी आई। हाँ, और पूरे तैश में वो कहते हैं, ये सब क्या बेकार की बातें कर रहे हो तुम लोग, न्याय वाय कुछ नहीं होता। अरे, तो क्या होता है उनके हिसाब से? वो कहते हैं, न्याय ताकतवर का फायदा है। जस्टिस इज द एडवांटेज ऑफ द स्ट्रॉन्गर। ताकतवर का फायदा, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि जो भी सत्ता में है, चाहे वो एक राजा हो या कुछ अमीर लोग हों या फिर लोकतंत्र में बहुमत वाली जनता हो, वो लोग अपने फायदे के लिए कानून बनाते हैं। अच्छा। और उन्हीं कानूनों को वो न्याय का नाम दे देते हैं। जो उन कानूनों को मानता है वो न्यायी है, जो नहीं मानता वो अन्यायी है और सजा का हकदार। ये तो बड़ी ही, कह सकते हैं कि सिनिकल या निराशावादी सोच है। बिल्कुल। कि मतलब मोरालिटी वगैरह कुछ नहीं, बस पावर ही सब कुछ है। बिल्कुल, पावर पॉलिटिक्स का नंगा सच एक तरह से। सुकरात इसे कैसे चुनौती देते हैं? सुकरात पहले तो एक सीधा सा सवाल पूछते हैं, क्या जो शासक हैं, जो ताकतवर हैं, वो कभी गलती नहीं करते? हाँ, करते तो हैं। तो अगर कोई शासक गलती से कोई ऐसा कानून बना दे जो असल में उसी के लिए नुकसानदायक हो और जनता उस कानून को माने, क्योंकि थ्रेसिमिकस के हिसाब से कानून मानना ही न्याय है, तो ये तो शासक के फायदे के खिलाफ चला गया ना। हाँ, ये तो उल्टा पड़ गया। थ्रेसिमिकस इसका जवाब देते हैं कि देखो, जब हम शासक की बात करते हैं तो हम एक आदर्श शासक की बात कर रहे हैं जो अपनी कला में माहिर है और गलती नहीं करता। जैसे डॉक्टर जब इलाज कर रहा होता है तब वो डॉक्टर के तौर पर गलती नहीं करता। ओके, ये तो बचाव का तरीका हुआ। सुकरात का अगला कदम क्या था? सुकरात फिर एक और तर्क लाते हैं जो ज्यादा मजबूत है। वो कहते हैं, अच्छा, कोई भी कला या हुनर, जैसे डॉक्टरी है या जहाज चलाने की कला है, उसका मकसद क्या होता है? क्या डॉक्टर का हुनर डॉक्टर के अपने फायदे के लिए है या मरीज के फायदे के लिए जिसकी वो सेवा कर रहा है? मरीज के फायदे के लिए, जाहिर है। और जहाज के कप्तान का हुनर, क्या वो उसके अपने लिए है या यात्रियों के लिए? यात्रियों के लिए। तो ये जो शासन करने की कला है या हुनर है, इसका मकसद किसका भला करना होना चाहिए? शासक का अपना भला या शासितों का यानी प्रजा का भला? प्रजा का भला होना चाहिए। तो फिर न्याय ताकतवर का फायदा कैसे हुआ? शासन की कला का असली उद्देश्य तो शासितों यानी जो कमजोर हैं उनका हित साधना होना चाहिए। ये तो बहुत बढ़िया तर्क है। इसने तो थ्रेसिमिकस की बात की जड़ी हिला दी। हाँ, थ्रेसिमिकस थोड़ा झल्ला जाते हैं इस पर, लेकिन वो हार नहीं मानते। अच्छा, अब क्या कहते हैं वो? वो पासा पलट देते हैं, कहते हैं, छोड़ो ये सब कलावला की बातें। असल बात तो ये है कि अन्याय करना न्याय करने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। अरे बाप रे, मतलब बेईमानी करना ईमानदारी से बेहतर है? हाँ, वो कहते हैं कि जो पूरी तरह से अन्यायी होता है, जो बड़े पैमाने पर चोरी, धोखा, जुल्म करता है, वो हमेशा उस सीधे साधे न्यायप्रिय आदमी से ज्यादा फायदे में रहता है, ज्यादा सुखी रहता है। और वो ये भी कहते हैं कि अन्याय एक तरह की ताकत और समझदारी है, जबकि न्याय बस एक नेक बेवकूफी। बिल्कुल, हाई माइंडेड फूलिशनेस। वो कहते हैं अन्याय बुराई नहीं बल्कि समझदारी और ताकत है। अब सुकरात को इसका जवाब देना था। ये तो और भी बड़ी चुनौती हो गई। सुकरात इसका क्या जवाब देते हैं? सुकरात यहाँ एक बड़ी दिलचस्प तुलना करते हैं। वो कहते हैं, अच्छा, एक ज्ञानी या हुनरमंद इंसान को देखो, जैसे कोई अच्छा संगीतकार है। ठीक है। क्या वो जानबूझकर किसी दूसरे अच्छे संगीतकार से मुकाबला करने की कोशिश करेगा? मतलब, क्या वो संगीत के नियमों को तोड़ने की कोशिश करेगा या उससे बेहतर बजाने की होड़ लगाएगा? नहीं, वो तो नियमों के अंदर रहकर ही अच्छा करने की कोशिश करेगा। हाँ, वो शायद किसी बेसुरा गाने वाले से या नौसीखिए से बेहतर करना चाहेगा, पर अपने जैसे माहिर से होड़ नहीं करेगा, नियमों को नहीं तोड़ेगा। सही बात है। लेकिन एक अज्ञानी या बेवकूफ संगीतकार, वो क्या करेगा?
वो तो शायद सबसे आगे निकलने की कोशिश करेगा, चाहे नियम टूटे या कुछ भी हो। बिल्कुल, वो ज्ञानी से भी भिड़ेगा, अज्ञानी से भी भिड़ेगा, हर किसी से मुकाबला चाहेगा। अब इसे न्याय और अन्याय पर लगाओ। अच्छा, कैसे? अन्यायी आदमी क्या चाहता है? वो हर किसी से, न्यायप्रिय आदमी से भी और दूसरे अन्यायी आदमियों से भी ज्यादा पाना चाहता है, सबसे आगे निकलना चाहता है। हाँ, सही है। तो वो किसकी तरह हुआ? ज्ञानी संगीतकार की तरह या अज्ञानी की तरह? अज्ञानी की तरह। और न्यायप्रिय आदमी, वो सिर्फ अन्यायी से बेहतर होना चाहता है, यानी वो गलत काम नहीं करना चाहता, पर दूसरे न्यायप्रिय लोगों से होड़ नहीं करता। तो वो किसकी तरह है? वो ज्ञानी संगीतकार जैसा हुआ। तो इस तर्क से सुकरात ये दिखाते हैं कि न्याय असल में ज्ञान और अच्छाई, वर्च्यू एंड विजडम जैसा है, जबकि अन्याय अज्ञान और बुराई, इग्नोरेंस एंड वाइस जैसा। वाओ, ये तो काफी क्लेवर आर्ग्यूमेंट है। तो थ्रेसिमेकस की दलीलें यहाँ आकर तो कमजोर पड़ जाती हैं। हाँ, थ्रेसिमेकस चुप हो जाते हैं, या यूं कहें कि मान जाते हैं, हालांकि थोड़े बेमन से। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब मैदान में आते हैं प्लेटो के भाई ग्लूकॉन और एडिमांटस। हाँ, और वो बहस को एक बिल्कुल नए और ज्यादा मुश्किल लेवल पर ले जाते हैं। वो क्या कहते हैं? वो सुकरात से सहमत नहीं थे। वो कहते हैं, ठीक है सुकरात, आपने थ्रेसिमेकस को चुप करा दिया और शायद ये भी दिखा दिया कि न्याय अन्याय से ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन नहीं किया कि न्याय अपने आप में अच्छा है। मतलब सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं कि उससे समाज में इज्जत मिलती है, या मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, या पकड़े जाने पर सजा से बच जाते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि न्याय की अपनी कीमत क्या है अंदरूनी तौर पर। एग्जैक्टली। वो कहते हैं, हमें ये दिखाओ कि न्याय आत्मा के लिए अपने आप में क्यों अच्छा है, चाहे किसी को पता चले या ना चले कि आप न्यायप्रिय हैं, चाहे आपको न्याय करने की वजह से तकलीफ ही क्यों ना उठानी पड़े। ये तो असली चुनौती है। बिल्कुल। और इसको समझाने के लिए ग्लूकॉन वो मशहूर कहानी सुनाते हैं, गाइजीज की अंगूठी की। हाँ, ये कहानी तो बहुत फेमस है। क्या थी ये कहानी? एक चरवाहा था गाइजी, उसे एक जादुई अंगूठी मिलती है। उसे पहनने के बाद अगर वो अंगूठी का नगीना अंदर की तरफ घुमा ले तो वो गायब हो जाता है। गायब, इनविजिबल। हाँ, इनविजिबल। अब सोचिए उसके पास कितनी पावर आ गई। वो बिना किसी के देखे, बिना पकड़े जाने के डर के कुछ भी कर सकता है। हाँ, वो तो कुछ भी कर सकता है फिर। तो कहानी के मुताबिक वो ऐसा करता भी है। वो रानी को फंसाता है, राजा का कत्ल करता है और खुद राजा बन जाता है। बाप रे। तो ग्लूकॉन का सवाल यह है, मान लीजिए ऐसी दो अंगूठियां हों, एक हम एक पक्के न्यायप्रिय आदमी को दें और दूसरी एक पक्के अन्यायी आदमी को। ठीक है। क्या आप वाकई मानते हैं कि वो न्यायप्रिय आदमी तब भी अपने रास्ते पर टिका रहेगा जब उसे पता है कि वो कुछ भी गलत करके बच सकता है, या वो भी मौके का फायदा उठाएगा? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। ज्यादातर लोग शायद फायदा उठा लें। ग्लूकॉन और एडिमेंटस का यही कहना है कि ज्यादातर लोग न्याय का पालन सिर्फ मजबूरी में करते हैं, सजा के डर से या इज्जत पाने के लिए। अगर ये डर और लालच हटा दिया जाए तो कोई भी अन्याय करने से चूकेगा नहीं। तो फिर न्याय अपने आप में अच्छा कैसे हुआ? सही में ये तो बहुत गहरी चुनौती है। अब सुकरात इसका जवाब कैसे देंगे? ये तो पूरी किताब का सेंट्रल सवाल बन गया। बिल्कुल। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए सुकरात वो रास्ता अपनाते हैं जिसके लिए रिपब्लिक सबसे ज्यादा जानी जाती है। कौन सा रास्ता? वो कहते हैं, देखो, न्याय जैसी चीज को एक अकेले इंसान की आत्मा के अंदर ढूंढना मुश्किल है। जैसे अगर कोई चीज बहुत छोटे अक्षरों में लिखी हो तो उसे पढ़ना मुश्किल होता है। हाँ, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज बड़े अक्षरों में लिखी हो तो आसानी से पढ़ी जा सकती है। तो क्यों ना हम न्याय को पहले बड़े पैमाने पर देखें, यानी एक पूरे शहर या राज्य पोलिस में। अगर हम ये समझ लें कि एक न्यायपूर्ण शहर कैसा होता है, उसके क्या गुण होते हैं, तो शायद हम उसी पैटर्न को फिर एक व्यक्ति की आत्मा पर लागू करके समझ पाएंगे कि न्यायपूर्ण इंसान कैसा होता है। अच्छा, मतलब शहर एक तरह से आत्मा का बड़ा रूप है, यह आइडिया है? हाँ, यही उनका तरीका है। द सिटी इज द सोल रिट लार्ज। वो एक आदर्श शहर की रचना करना शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। तो कैसे बनता है ये आदर्श शहर? क्या नाम था उसका? कैलीपोलिस? हाँ, कैलीपोलिस, जिसका मतलब है सुंदर शहर। सुकरात कहते हैं कि शहर बनता क्यों है? क्योंकि हम अकेले अपनी सारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। वहाँ सही बात है। हमें चाहिए तो किसान चाहिए, कपड़े चाहिए तो बुनकर चाहिए, घर चाहिए तो मकान बनाने वाले चाहिए। तो सबसे पहले बुनियादी जरूरतें पूरी करने वाले लोग आते हैं, किसान, कारीगर, मजदूर। ये शहर का पहला वर्ग हुआ। ठीक है, प्रोड्यूसर्स का वर्ग। फिर शहर थोड़ा बड़ा होता है, जरूरतें बढ़ती हैं, लग्जरी आती है, व्यापार होता है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि इस शहर की रक्षा कौन करेगा? बाहरी दुश्मनों से और अंदर के झगड़ों से भी। हाँ, सुरक्षा तो जरूरी है। तो इसके लिए एक खास वर्ग की जरूरत है,
रक्षक वर्ग यानी गार्डियंस। गार्डियंस, ये कौन लोग होंगे? क्या इनकी कोई खासियत होगी और इन्हें तैयार कैसे किया जाएगा? मैंने सुना है इनकी ट्रेनिंग के बारे में बड़ी अजीब बातें कही जाती हैं। हाँ, इनकी ट्रेनिंग और जीवन शैली प्लेटो के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये गार्डियंस ही आगे चलकर शहर के शासक भी बनेंगे। अच्छा। तो प्लेटो कहते हैं कि इन गार्डियंस का चरित्र बहुत मजबूत होना चाहिए। इनकी शिक्षा बचपन से ही बहुत ध्यान से प्लान करनी होगी। क्या खास होगा इनकी शिक्षा में? सबसे पहली और चौंकाने वाली बात, प्लेटो कहते हैं कि बच्चों को सुनाई जाने वाली कहानियों और कविताओं पर कड़ी नजर रखनी होगी। कहानियों पर? मतलब सेंसरशिप? हाँ, एक तरह से। वो कहते हैं कि होमर जैसे महान कवियों की वो कहानियां जिनमें देवता आपस में लड़ते झगड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं या अपना रूप बदलते हैं, ऐसी कहानियां बच्चों को नहीं सुनानी चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि इनसे बच्चों के मन में देवताओं और नैतिकता के बारे में गलत धारणाएं बनेंगी। देवता हमेशा अच्छे, सच्चे और स्थिर दिखाए जाने चाहिए ताकि बच्चे उनसे सही प्रेरणा लें। और संगीत के बारे में भी कुछ कहते हैं वो? हाँ, संगीत पर भी वो कहते हैं कि कुछ खास तरह के संगीत, मोड्स एंड रिदम्स ही अलाउड होने चाहिए, वो जो वीरता, संयम, अनुशासन जैसे भाव जगाएं। शोक वाले या ज्यादा मस्ती वाले या ढीले ढाले संगीत को हटा देना चाहिए। मतलब कला और साहित्य पर काफी कंट्रोल रखने की बात कर रहे हैं प्लेटो। ये तो आज भी बहुत विवाद वाला मुद्दा है। इसका मकसद क्या था उनके हिसाब से? मकसद था गार्डियंस की आत्मा को सही आकार देना, उनके चरित्र का निर्माण करना। प्लेटो मानते थे कि कला, संगीत, कहानियां, इन सब का आत्मा पर बहुत गहरा और सीधा असर होता है। ये आत्मा को या तो संतुलित और अच्छा बनाती हैं या बिगाड़ देती हैं। तो गार्डियंस में गुण कौन से होने चाहिए? उन्हें बहादुर होना चाहिए, लेकिन साथ ही शांत और समझदार भी, क्रूर नहीं। उन्हें ज्ञान से प्रेम होना चाहिए, यानी दार्शनिक स्वभाव, जोशीला होना चाहिए, हिम्मत वाला, तेज और ताकतवर भी। प्लेटो एक बड़ी अच्छी उपमा देते हैं, एक अच्छी नस्ल के शिकारी कुत्ते की तरह। शिकारी कुत्ते की तरह? वो कैसे? जैसे एक अच्छा गार्ड डॉग अजनबियों पर तो भौंकता है, सख्त होता है, पर जिन्हें वो जानता है उनके साथ नर्म रहता है, दोस्ताना होता है। वैसे ही गार्डियंस को दुश्मनों के लिए सख्त और अपने नागरिकों के लिए नर्म होना चाहिए, और उन्हें सही गलत की पहचान होनी चाहिए जो ज्ञान से आती है। ठीक है, ये तो हुई उनकी ट्रेनिंग और स्वभाव की बात। उनकी जिंदगी कैसी होगी? यहीं पर प्लेटो और भी ज्यादा रेडिकल हो जाते हैं। गार्डियंस का जीवन बहुत ही कठोर और सामूहिक होगा। कठोर मतलब? उनकी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, ना अपना घर, ना पैसा। क्या? कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। वो बैरकों में रहेंगे, एक साथ खाना खाएंगे। उन्हें सोना चांदी रखने या छूने तक की इजाजत नहीं होगी। उनका गुजारा शहर करेगा। ऐसा क्यों? इतना सख्त नियम क्यों? प्लेटो का मानना था कि निजी संपत्ति ही स्वार्थ और आपसी झगड़ों की सबसे बड़ी जड़ है। अगर गार्डियंस के पास अपनी प्रॉपर्टी होगी तो वो शहर की भलाई से ज्यादा अपने फायदे के बारे में सोचेंगे। बात तो सोचने वाली है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात मैंने सुनी है उनके परिवारों के बारे में। क्या वो भी साझे होंगे? हाँ, ये प्लेटो के सबसे विवादास्पद विचारों में से एक है। वो कहते हैं कि गार्डियन वर्ग में निजी परिवार भी नहीं होना चाहिए। मतलब बच्चे, पत्नियां, ये सब? हाँ, उनका सुझाव था कि औरतें और मर्द गार्डियंस में साथ रहेंगे, उनकी ट्रेनिंग भी एक जैसी होगी। ये भी उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी कि औरतें भी गार्डियन बन सकती हैं। हाँ, ये तो है। और बच्चे जो पैदा होंगे उन्हें जन्म के बाद ही अलग कर दिया जाएगा और उनकी परवरिश सामूहिक नर्सरी में होगी। किसी माँ बाप को पता नहीं चलेगा कि उनका अपना बच्चा कौन सा है, और बच्चे भी नहीं जानेंगे कि उनके माँ बाप कौन हैं। ये कैसे मुमकिन है? और इसका मकसद क्या था? मकसद वही था, एकता, एब्सोल्यूट यूनिटी। अगर किसी को पता ही नहीं होगा कि मेरा बच्चा कौन है या मेरी पत्नी कौन है, तो सब बच्चे पूरे वर्ग के बच्चे माने जाएंगे, सब औरतें और मर्द एक दूसरे के साथी। इससे उनमें मेरा और तेरा का भाव खत्म हो जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ पूरे शहर को ही अपना परिवार समझेंगे और उसी के हित के लिए जिएंगे और मरेंगे। ये तो बहुत ही यूटोपियन सा लगता है। क्या इसमें स्पार्टा का कोई असर दिखता है? सुना है वहां भी सामूहिक जीवन पर जोर था। हाँ, स्पार्टा का असर जरूर है, खासकर मिलिट्री ट्रेनिंग और सामूहिक जीवन पर। लेकिन प्लेटो का कैलिपोलिस स्पार्टा से कहीं ज्यादा आगे एक दार्शनिक आदर्श है। और ये बच्चों और पत्नियों को साझा करने वाला आइडिया तो स्पार्टा में भी नहीं था। ये प्लेटो का अपना बहुत ही रैडिकल विचार था। ठीक है, तो ये गार्डियन वर्ग शहर की रक्षा करेगा, अनुशासित जीवन जिएगा, उनमें एकता होगी। लेकिन इस आदर्श शहर कैलिपोलिस का शासक कौन होगा? क्या इन्हीं गार्डियंस में से कोई चुना जाएगा या कोई और? यहीं पर प्लेटो अपना वो सिद्धांत लाते हैं जिसने सबसे ज्यादा बहस छेड़ी है,
फिलोसोफर किंग का सिद्धांत, दार्शनिक राजा। फिलोसोफर किंग? हाँ, ये तो बहुत सुना है। सुकरात बहुत जोर देकर कहते हैं कि शहरों की बुराइयां, ये झगड़े, ये अन्याय, ये तब तक खत्म नहीं हो सकते जब तक कि या तो दार्शनिक राजा न बन जाएं, या जो अभी राजा और शासक हैं वो सच्चे और अच्छे दार्शनिक न बन जाएं। दार्शनिक राजा बनेंगे, लेकिन आमतौर पर तो दार्शनिकों को कैसा समझा जाता है कि वो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, दुनियादारी से दूर, अव्यावहारिक। हाँ, सुकरात के अपने साथी जैसे एडिमेंटस वो भी यही सवाल उठाते हैं कि ये फिलोसफर तो बेकार समझे जाते हैं, दुनिया चलाने के लायक नहीं माने जाते। तो प्लेटो का जवाब क्या है? उनका फिलोसोफर कौन है? प्लेटो के लिए सच्चा दार्शनिक वो नहीं है जो बस हर चीज पर अपनी राय देता फिरे या बहस करता रहे। सच्चा दार्शनिक वो है जिसे सत्य से प्रेम है, जो ज्ञान का प्यासा है। कैसा सत्य? कैसा ज्ञान? वो ज्ञान जो सिर्फ बदलती हुई दिखने वाली चीजों का नहीं है, बल्कि उन शाश्वत ना बदलने वाले सत्यों का है जो इस दुनिया के पीछे हैं, जिन्हें प्लेटो फॉर्म्स या आइडियाज कहते हैं। फॉर्म्स? ये क्या चीज है? थोड़ा समझाएंगे? हाँ, ये प्लेटो के दर्शन का केंद्र है। जैसे हम दुनिया में बहुत सी सुंदर चीजें देखते हैं, कोई फूल, कोई पेंटिंग, कोई इंसान, हाँ, हैं, उसकी एक झलक दिखाती हैं। ये फॉर्म अपने आप में मौजूद है, हमारी सोच से परे। अच्छा, तो हर चीज का एक परफेक्ट आइडिया या फॉर्म है, न्याय का भी, अच्छाई का भी। बिल्कुल, न्याय का फॉर्म, समानता का फॉर्म, और इन सबसे ऊपर सबसे महत्वपूर्ण है अच्छाई का फॉर्म, फॉर्म ऑफ द गुड। अच्छाई का फॉर्म, ये क्या है? ये परम सत्य है। प्लेटो इसकी तुलना सूरज से करते हैं। जैसे सूरज हमें रोशनी देता है जिससे हम भौतिक दुनिया की चीजों को देख पाते हैं, हाँ, वैसे ही अच्छाई का फॉर्म हमारी आत्मा को वो रोशनी या समझ देता है जिससे हम बाकी सभी फॉर्म्स को, यानी सच्चे ज्ञान को समझ पाते हैं। यह अच्छाई का फॉर्म ही हर चीज को उसकी असलियत और उसका मतलब देता है। ये तो बहुत ऊंची बात लगती है। तो फिलोसोफर किंग वही है जो इस अच्छाई के फॉर्म को समझता है? एग्जैक्टली। सिर्फ वही जान सकता है कि शहर के लिए और नागरिकों के लिए सचमुच में क्या अच्छा है, क्या न्यायपूर्ण है। बाकी सब तो बस परछाइयों या ओपिनियंस में उलझे रहते हैं। लेकिन इस लेवल तक कोई पहुंचेगा कैसे? मतलब इस अच्छाई के फॉर्म को समझने की पढ़ाई क्या होगी? बहुत ही लंबी और कठिन। ये सिर्फ उन्हीं गार्डियंस के लिए होगी जिनमें दार्शनिक बनने की सबसे ज्यादा क्षमता दिखेगी। क्या पढ़ना होगा उन्हें? पहले सालों तक गणित की पढ़ाई, अंक गणित, समतल ज्यामिति, ठोस ज्यामिति, खगोल विज्ञान और संगीत यानी हार्मोनिक्स। गणित? राजा बनने के लिए गणित क्यों? क्योंकि प्लेटो मानते थे कि ये विषय आत्मा को कॉन्क्रीट दिखने वाली चीजों से हटाकर अमूर्त सोचने वाली चीजों की तरफ ले जाते हैं। ये आत्मा को तर्क करना सिखाते हैं, उसे व्यवस्थित बनाते हैं। अच्छा, और गणित के बाद? गणित के बाद लगभग 30 साल की उम्र में सबसे ऊंची पढ़ाई शुरू होगी, डायलैक्टिक की। डायलैक्टिक ये क्या है? यह है तर्क वितर्क की कला। सवाल जवाब के जरिए बिना किसी इंद्रिय अनुभव के सहारे सीधे विचारों की दुनिया में यात्रा करना और अंततः फॉर्म्स को और सबसे ऊपर अच्छाई के फॉर्म को समझना। ये कितने साल चलेगी? डायलैक्टिक की पढ़ाई 5 साल, फिर 15 साल दुनिया में वापस आकर प्रैक्टिकल अनुभव लेना, शासन में मदद करना। 15 साल? हाँ, और ये सब करते करते जब वो 50 साल के हो जाएंगे और अगर वो इन सब परीक्षाओं में खरे उतरते हैं, तब जाकर वो शासन करने के पूरी तरह काबिल माने जाएंगे। 50 साल की उम्र में? ये तो मतलब पूरी जिंदगी ही पढ़ाई और ट्रेनिंग में निकल गई। बिल्कुल। प्लेटो का आदर्श शासक कोई साधारण इंसान नहीं है। वो एक तरह से समाज का चित्रकार है जो अच्छाई के फॉर्म को देखकर समाज के कैनवास पर सद्गुणों का चित्र उकेरता है। ये वाकई बहुत ऊंचा आदर्श है। क्या प्लेटो ने उस समय जो सरकारें चल रही थीं उनके बारे में भी कुछ कहा? वो उन्हें कैसे देखते थे? हाँ, बिल्कुल। रिपब्लिक के बाद के हिस्सों में वो अलग अलग तरह की शासन प्रणालियों का विश्लेषण करते हैं और ये भी बताते हैं कि कैसे एक अच्छी व्यवस्था बिगड़कर बुरी बन जाती है। अच्छा, कैसे? क्या क्रम बताते हैं वो? सबसे अच्छा तो उनका अपना आदर्श राज्य है, जिसे हम अरिस्टोक्रेसी कह सकते हैं, जहां सबसे गुणी यानी दार्शनिक राज करते हैं। ठीक है, ये तो टॉप हो गया। फिर गिरावट कैसे आती है? जब शासक वर्ग में थोड़ी ढील आती है, जब वो सम्मान और सैनिक शानो शौकत को ज्ञान से ज्यादा महत्व देने लगते हैं, तो अरिस्टोक्रेसी बिगड़कर बनती है टिमोक्रेसी। ये कुछ स्पार्टा जैसा राज था, सम्मान प्रेमी, युद्ध प्रेमी। ओके, टिमोक्रेसी के बाद? जब सम्मान से भी ज्यादा दौलत कमाने का लालच हावी हो जाता है, तो टिमोक्रेसी बदल जाती है ओलिगार्की में।
यहाँ सिर्फ अमीर लोग राज करते हैं और पैसा ही सब कुछ बन जाता है। समाज अमीर और गरीब में बढ़ जाता है। और ओलिगार्की के बाद? ओलिगार्की में गरीबों का असंतोष बढ़ता है और वो क्रांति करके सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं। तब आती है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। प्लेटो लोकतंत्र को कैसा मानते थे? प्लेटो लोकतंत्र के बड़े आलोचक थे। वो मानते थे कि इसमें आज़ादी और बराबरी पर इतना ज्यादा जोर होता है कि कोई अनुशासन नहीं रहता, हर कोई अपनी मर्जी का मालिक होता है। ये धीरे धीरे अराजकता यानी एनार्की में बदल सकती है। अच्छा, लोकतंत्र के बाद क्या? लोकतंत्र की इसी अराजकता और आज़ादी की अति से तंदा कर लोग एक ऐसे मजबूत नेता की तलाश करते हैं जो व्यवस्था कायम कर सके, और अक्सर ऐसा नेता धीरे धीरे सारी ताकत अपने हाथ में लेकर टायरेंट यानी तानाशाह बन जाता है। ये प्लेटो के हिसाब से सबसे बुरा शासन है, जहां एक ही आदमी की मनमानी चलती है और वो खुद अपनी इच्छाओं और वासनाओं का गुलाम होता है। बाप रे! तो एरिस्टोक्रेसी से टायरनी तक का पूरा पतन का चक्कर बता दिया उन्होंने। और क्या हर तरह की सरकार एक खास तरह के इंसान के चरित्र से भी जुड़ी है? बिल्कुल, यही प्लेटो की खास बात है। वो मानते थे कि जैसी सरकार होती है वैसे ही उस समाज के लोगों का, खासकर शासक वर्ग का चरित्र होता है। और इसी तरह जैसे शहर के अलग अलग रूप हैं, वैसे ही इंसान की आत्मा के भी अलग अलग हिस्से हैं जो उस पर हावी हो सकते हैं। हाँ, आपने शुरू में जिक्र किया था आत्मा के हिस्सों का। क्या थे वो 3 हिस्से? पहला है तर्क, रीजन, लोगोस। ठीक है। ये हमारी आत्मा का सोचने समझने वाला, गणना करने वाला, विवेक वाला हिस्सा है। ठीक है। दूसरा है जोश या साहस, स्पिरिट, थाइमोस। ये वो हिस्सा है जिसमें गुस्सा, मान सम्मान की इच्छा, महत्वाकांक्षा, हिम्मत जैसी भावनाएं होती हैं। ये हमें मुकाबले के लिए प्रेरित करता है। और तीसरा है इच्छाएं या वासनाएं, एपिटाइट, एपिथीमिया। ये हमारी बुनियादी शारीरिक जरूरतें हैं। भूख, प्यास, यौन इच्छा और पैसे या चीजों का लालच भी इसी में आता है। ये आत्मा का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो फिर न्यायप्रिय इंसान कौन हुआ, जिसकी आत्मा में ये तीनों हिस्से सही तरीके से काम करते हैं? एकदम सही। प्लेटो के लिए न्यायपूर्ण आत्मा वो है जिसमें इन तीनों हिस्सों के बीच एक सही संतुलन और सामंजस्य हो। कैसा संतुलन? जिसमें तर्क सबसे ऊपर हो, यानी विवेक का शासन चले। जोश या साहस उसका सहयोगी बनकर तर्क की मदद करे, सही बात पर गुस्सा दिखाए, गलत के खिलाफ खड़ा हो। और इच्छाएं वो तर्क और जोश के नियंत्रण में रहें, अपनी हद में रहें। मतलब दिमाग, दिल और पेट पर राज करे और दिल दिमाग का साथ दे, कुछ ऐसा? हाँ, कह सकते हैं। जब ये तीनों हिस्से अपना अपना काम सही ढंग से करते हैं और एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते, एक सुर में बंधे होते हैं, तब आत्मा न्यायपूर्ण और स्वस्थ होती है। और अन्याय कब होता है? अन्याय तब होता है जब ये संतुलन बिगड़ जाता है। जब या तो इच्छाएं तर्क पर हावी हो जाती हैं तो इंसान लालची, भोगी बन जाता है, या जब जोश बेकाबू हो जाता है तो इंसान क्रोधी, झगड़ालू, अहंकारी हो जाता है। और सबसे बुरा तब होता है जब तर्क खुद इन नीचे वाले हिस्सों का गुलाम बनकर उनकी इच्छाएं पूरी करने के बहाने ढूंढने लगता है। तो न्याय आत्मा की सेहत है और अन्याय उसकी बीमारी। बिल्कुल यही। और प्लेटो यहाँ तक कहते हैं कि आत्मा अमर है। अमर मतलब शरीर के मरने के बाद भी रहती है। हाँ, उनका तर्क है कि हर चीज को उसकी अपनी बुराई ही नष्ट कर सकती है, जैसे शरीर को उसकी बीमारियां नष्ट करती हैं। लेकिन आत्मा की बुराई क्या है? अन्याय, कायरता, असंयम। पर क्या ये बुराइयां आत्मा को नष्ट कर देती है? नहीं। बुरे से बुरा आदमी भी जीता तो रहता है। तो अगर आत्मा की अपनी बुराई उसे नष्ट नहीं कर सकती, तो बाहरी चीज यानी शरीर की मौत उसे कैसे नष्ट कर सकती है? इसलिए आत्मा अमर है। ये भी एक बड़ा दावा है। और किताब के बिल्कुल आखिर में वो एक कहानी आती है, एयर का मिथ ऑफ ईयर। वो क्या है? उसका क्या कनेक्शन है इस पूरी चर्चा से? हाँ, ये रिपब्लिक का एक तरह से क्लाइमैक्स या उपसंहार है। एयर नाम का एक बहादुर सैनिक था जो पैम्फिलिया का रहने वाला था। वो एक लड़ाई में मारा जाता है। ओके। 10 दिन बाद जब बाकी लाशें सड़ने लगती हैं, उसका शरीर वैसा का वैसा रहता है। 12वें दिन जब उसे चिता पर लिटाया जाता है तो वो जिंदा उठता है। जिंदा? क्या बात है। हाँ, और फिर वो बताता है कि मरने के बाद उसकी आत्मा ने परलोक में क्या क्या देखा। क्या देखा उसने? उसने देखा कि आत्माएं मरने के बाद एक खास जगह पहुंचती हैं, जहां उनका न्याय होता है। उनके पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब होता है। जिन्होंने अच्छे काम किए थे उन्हें ऊपर स्वर्ग जैसे किसी लोक में इनाम भुगतने भेजा जाता है, और जिन्होंने बुरे काम किए थे उन्हें नीचे पाताल लोक में सजा भुगतने।
यह सजा या इनाम 1000 साल तक चलता है। 1000 साल? हाँ, मतलब हर कर्म का 10 गुना फल मिलता है, क्योंकि इंसान का जीवन लगभग 100 साल का माना जाता था। अच्छा, फिर 1000 साल बाद क्या होता है? 1000 साल बाद दोनों तरह की आत्माएं वापस आती हैं और उन्हें एक और जगह ले जाया जाता है। वहां उन्हें ब्रह्मांड का एक अद्भुत नजारा दिखाया जाता है। एक घूमती हुई धुरी है, अनिवार्यता की धुरी, स्पिंडल ऑफ नेसेसिटी, जिस पर सारे ग्रह और नक्षत्र अपनी अपनी गति से घूम रहे हैं और दिव्य संगीत पैदा कर रहे हैं। वाओ, कॉस्मिक विजन। हाँ, और इसी धुरी के पास बैठी हैं नियति की देवियां, फेट्स। वो आत्माओं के सामने बहुत सारे अलग अलग तरह के जीवन के नमूने रखती हैं। जीवन के नमूने मतलब अगले जन्म में वो क्या बन सकते हैं उसके विकल्प। राजा का जीवन, तानाशाह का जीवन, गुलाम का, किसी जानवर का, कलाकार का, एक साधारण नागरिक का, हर तरह के जीवन का खाका वहां मौजूद होता है। और आत्माओं को चुनना होता है? हाँ, यहीं पर सबसे अहम बात है। आत्माओं को अपना अगला जीवन खुद चुनना होता है। देवियां सिर्फ लॉटरी से क्रम तय करती हैं कि कौन पहले चुनेगा, लेकिन चुनाव आत्मा की अपनी मर्जी और समझ पर होता है। तो इसमें क्या खास बात है? खास बात यह है कि प्लेटो दिखाते हैं कि ज्यादातर आत्माएं कैसे चुनाव करती हैं। कई आत्माएं जिन्होंने स्वर्ग भोगा था और बुराई का अनुभव नहीं था, वो बिना सोचे समझे बाहरी शान शौकत देखकर बड़े बड़े पद जैसे तानाशाही चुन लेती हैं, ये जाने बिना कि उसमें कितना दुख और पाप छिपा है। और कुछ आत्माएं जिन्होंने नरक भोगा था, वो ज्यादा सावधानी से चुनती हैं। यहाँ ओडिसियस का उदाहरण बड़ा दिलचस्प है। ओडिसियस? वो होमर वाला हीरो। हाँ। उसकी बारी सबसे आखिर में आती है। पिछले जन्म में उसने बहुत नाम कमाया था, राजा था, पर दुख भी बहुत झेले थे। वो कहता है कि मान सम्मान की इच्छा से अब वो थक चुका है। वो ढूंढता है और उसे एक साधारण गुमनाम नागरिक का शांत जीवन मिलता है। वो कहता है, अगर मेरी बारी पहले भी आती तो भी मैं यही चुनता। ये तो बड़ा गहरा संदेश है कि सच्चा सुख शायद भारी चीजों में नहीं, शांति में है। बिल्कुल। और ये चुनाव किस पर निर्भर करता है? आत्मा की अपनी समझ पर, उसके पिछले जीवन के अनुभव पर, और सबसे ज्यादा क्या उसने दर्शन यानी फिलॉसफी को समझा है या नहीं। फिलॉसफी ही हमें सिखाती है कि सचमुच अच्छा जीवन क्या है। और चुनाव के बाद क्या वो सीधे जन्म ले लेते हैं? नहीं, चुनाव के बाद उन्हें लेथे यानी विस्मृति या भूलने की नदी के मैदान से गुजरना होता है। वहां बहुत गर्मी होती है, फिर रात में उन्हें उस नदी का पानी पीना पड़ता है। भूलने की नदी का पानी? हाँ, जो जितना पानी पीता है वो उतना ही अपने पिछले जन्म और परलोक के अनुभव को भूल जाता है। समझदार आत्माएं कम पानी पीती हैं। फिर आधी रात को एक जलजला आता है और सारी आत्माएं सितारों की तरह टूटकर अपने नए जन्म के लिए धरती पर भेज दी जाती हैं। ईयर को ये पानी पीने से रोक दिया गया था ताकि वो वापस आकर ये सब बता सके। तो ये कहानी एक तरह से कर्म फल, आत्मा की अमरता और सही चुनाव करने के लिए ज्ञान और दर्शन के महत्व को रेखांकित करती है। बिल्कुल। ये पूरी रिपब्लिक का सार है कि न्यायपूर्ण जीवन जीना क्यों जरूरी है, न सिर्फ इस लोक में बल्कि परलोक के लिए भी। और न्यायपूर्ण जीवन जीने के लिए सच्चा ज्ञान यानी फिलॉसफी जरूरी है। तो हमने प्लेटो की रिपब्लिक के जरिए एक लंबा सफर तय किया। एथेंस की राजनीति और समाज से शुरू करके न्याय की परिभाषा ढूंढी, एक आदर्श शहर कैलीपोलिस की कल्पना की, गार्डियंस की अनोखी जिंदगी देखी, फिलोसोफर किंग के ऊंचे आदर्श को समझा। हाँ, और फिर सरकारों के पतन का चक्र देखा, आत्मा के 3 हिस्सों को जाना और अंत में आत्मा की अमरता और उसके अगले जन्म के चुनाव तक पहुंचे। वाकई कितने बड़े और गहरे विचार हैं। न्याय का मतलब सिर्फ बाहरी नियम मानना नहीं, बल्कि आत्मा का अंदरूनी संतुलन है। शासक को सिर्फ ताकतवर या अमीर नहीं, बल्कि ज्ञानी और दार्शनिक होना चाहिए। और ये सवाल, ये मुद्दे आज भी उतने ही बल्कि शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक हैं, है ना? बिल्कुल। भले के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, प्लेटो के जवाब हमें आज शायद पूरी तरह स्वीकार न हो, खासकर उनका एलिटिज्म या सेंसरशिप वाले विचार। हाँ, उन पर काफी बहस होती है। लेकिन उनके उठाए हुए सवाल आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। और अंत में प्लेटो का जो मुख्य दावा है कि न्यायपूर्ण जीवन, चाहे उसे कोई बाहरी इनाम मिले या ना मिले, वो अपने आप में अन्यायपूर्ण जीवन से बेहतर और ज्यादा सुखद है। हाँ, ये ग्लॉकॉन और एडेमांटिस की चुनौती का जवाब था कि सिर्फ न्यायपूर्ण दिखना नहीं, बल्कि वास्तव में न्यायपूर्ण होना क्यों जरूरी है। और ये आज की दुनिया के लिए कितना बड़ा सवाल है, जहां अक्सर बाहरी सफलता दिखावे पर कितना जोर रहता है।
तो क्या हम अपने अंदर वो सच्चा संतुलन, वो आंतरिक न्याय, वो हार्मनी विकसित कर सकते हैं जो प्लेटो के हिसाब से असली सुख की कुंजी है? ये शायद वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। प्लेटो ने रास्ता दिखाया है, चलना तो हमें खुद ही पड़ेगा।